अपने इनसाइट लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये ग्लोबल वर्ल्ड जो है कैसे अपने लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री से इमर्ज हुआ है। एंशिएंट टाइम से ही पिलग्रिम्स, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो हैं अपने साथ गुड्स, इंफॉर्मेशन और स्किल्स को दूर दूर तक ले जाते रहे हैं। उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज को जो है एक दूसरे से जोड़ा है। जैसे खाने की चीजें हों या प्लांट की स्पीसीज हों, ये जो है एक इलाके से निकलकर दूसरे इलाके में जा पहुंची और जाने के साथ साथ ये वहां की इंफॉर्मेशन और टेस्ट को बदल दी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी सामने आए और वो था कि ये अपने साथ डिजीज को भी साथ लेके आया, जिससे बीमारियों का जो दायरा है वो भी फैल गया। आगे जाके जब वर्ल्ड मार्केट के लिए कैरेबियन प्लांटेशन में कॉफी और शुगर की खेती की जा रही थी, तो इन प्लांटेशन के लिए इंडिया और चाइना से इंडेंचर्ड लेबर को भेजा जा रहा था। इन्हीं सारी चीजों को इस चैप्टर में हम काफी डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब आधुनिक युग से पहले की बात करेंगे। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस चैप्टर में देखेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड बनने की जो प्रक्रिया है उसमें ट्रेड का, माइग्रेशन का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए लोगों का और मूवमेंट ऑफ कैपिटल जैसे और भी बहुत सारी चीजों का एक लंबा हिस्ट्री रहा है। आज हम अपने जीवन में जो ड्रामेटिक और विजुअल साइन हमें ग्लोबल वर्ल्ड का देखने को मिलता है उसके बारे में सोचते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें उन फेजेज के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। तो इतिहास के हर दौर में ह्यूमन सोसाइटी जो है एक दूसरे के नजदीक आते गए हैं। एंशिएंट टाइम से ही ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स, मतलब कि यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थ यात्री जो हैं नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट या अत्याचार से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग जो है तरह तरह की चीज है, पैसा, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि जर्म्स और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। 3000 BC से पहले कोस्ट पर होने वाले व्यापार के माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली जो कौड़ियां हैं, जो हिंदी कौड़ी या सीसेल है और पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वह चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। और अगर हम डिजीज कैरिंग जर्म्स के बारे में बात करें तो इनका भी दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास 7th सेंचुरी से ढूंढा जा सकता है और 13th सेंचुरी के बाद तो इसे साफ साफ देखा जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे उस सिल्क रूट की जो कि पूरे वर्ल्ड को लिंक करता था और एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को दूसरे पार्ट से जोड़ता था। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच ट्रेड और कल्चरल लिंक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिल्क रूट के रूप में दिखाई देता है। सिल्क रूट के नाम से साफ साफ पता चलता है कि इस मार्ग से वेस्ट को भेजे जाने वाले सिल्क का कितना महत्व था। हिस्टोरियंस ने हमें बहुत सारे सिल्क रूट के बारे में बताया है। लैंड और सी से होकर गुजरने वाले ये जो रास्ते थे, ये न केवल एशिया के रीजन को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे रूट जो हैं वो क्रिश्चियन एरा के पहले के समय में भी थे और लगभग 15th सेंचुरी तक अस्तित्व में थे।
इसी रास्ते से चाइनीज पॉटरी जो है जाती थी और इसी रास्ते से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के कपड़े व मसाले जो हैं दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे और बदले में गोल्ड और सिल्वर जैसी प्रीशियस मेटल जो है वो यूरोप से एशिया पहुंचती थी। हम जानते ही हैं कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज जो है ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। शुरुआत में जो क्रिश्चियन मिशनरीज एशिया आए होंगे जरूर इसी मार्ग से मतलब कि इसी रूट से आए होंगे। इसके अलावा कुछ सेंचुरी बाद जो है मुस्लिम प्रीचर भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी पहले ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज किया हुआ बुद्धिज्म धर्म सिल्क रूट से ही कई दिशाओं में मतलब कि कई डायरेक्शन में फैल चुका था। तो हम देख सकते हैं कि सिल्क रूट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। अब हम भोजन की यात्रा के बारे में बात करेंगे और इसमें हम स्पेशली स्पैघेटी और पोटैटो की बात करेंगे। तो हमारे जो फूड हैं वो दूर देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज के कई उदाहरण पेश करते हैं। पहले जब भी ट्रेडर और ट्रैवलर जो है किसी नए देश में जाते थे वे जाने अनजाने वहां जो है नई क्रॉप्स के बीज बो आते थे। इसलिए संभव है कि दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में मिलने वाली झटपट तैयार होने वाली जो रेडीमेड फूड स्टफ है उसका कॉमन ओरिजिन हो। आइए स्पैघेटी और नूडल्स का एग्जाम्पल ले। तो माना जाता है कि नूडल्स जो है वो चाइना से वेस्ट में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। या इसी तरह संभव है कि पास्ता जो है वो अरब ट्रेडर के साथ 5th सेंचुरी में सिसिली पहुंचा जो अब इटली का एक आइलैंड है। इसी तरह के फूड इंडिया और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी भी यह जान न सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन गेस के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दूर देशों के बीच जो है वो कल्चरल लेन देन चल रहा होगा। बहुत सारे हमारे कॉमन फूड जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो और ऐसे बहुत सारे फूड स्टफ जो हैं लगभग 500 साल पहले हमारे एंसेस्टर को नहीं पता था। ये फूड यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है गलती से उन कॉन्टिनेंट में पहुंच गया था जिन्हें बाद में जो है अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहां अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे जो फूड हैं वो अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए हैं और इन फूड का इंपॉर्टेंस इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय कई बार जो है नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। जैसे साधारण से आलू मतलब कि पोटैटो का इस्तेमाल शुरू करने से जो है यूरोप के गरीबों की जिंदगी बदल गई थी। उनका भोजन जो है बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र जो है वो बढ़ने लगी। आलू का असर इतना ज्यादा देखने को मिला कि आयरलैंड के जो गरीब पीजेंट्स थे वो तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मिड में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग जो है वो भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि उस समय जो है नया क्रॉप आने से लोगों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। तो आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला टॉपिक है कंक्यूस्ट, डिजीज एंड ट्रेड मतलब विजय, बीमारी और व्यापार। तो 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन सेलर्स ने जो है एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वेस्टर्न ओशियन को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है बहुत ही छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से इंडियन ओशियन के पानी में फलता फूलता ट्रेड, तरह तरह के गुड्स, पीपुल, नॉलेज और कस्टम एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी और इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है इन फ्लो के रास्ते में एक सेंट्रल पॉइंट था। इसके अलावा पूरे नेटवर्क में जो है इस इलाके का भारी महत्व था और जब यूरोपियंस ने एंट्री मारी तो यह जो आवाजाही हो रहा था ये और बढ़ने लगी
और ये जो फ्लो की दिशा है ये यूरोप की तरफ मुड़ने लगी। उधर अपनी खोज से पहले लाखों साल से जो है अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16th सेंचुरी से जो है उसका वास्ट लैंड और बेहिसाब जो क्रॉप था, इसके अलावा जो मिनरल्स थी, वो हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद माइन से निकलने वाली प्रीशियस मेटल्स, खास तौर से सिल्वर, इसने जो है यूरोप के वेल्थ को बढ़ाया और साथ ही साथ एशिया के साथ होने वाले उसके ट्रेड को जो है गति प्रदान की। इसके बाद 17th सेंचुरी तक आते आते पूरे यूरोप में जो है साउथ अमेरिका की वेल्थ के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं सब चीज के बदौलत वहां के लोग जो है एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसके खोज में बहुत सारे अभियान शुरू किए गए। वहीं दूसरी तरफ 16th सेंचुरी के मिड तक आते आते पुर्तगीज और स्पेनिश सेनाओं की विजय यात्रा जो है वो शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन यूरोपियन जो सेनाएं थी वो केवल अपनी सैनिक ताकतों के दम पर नहीं जीती थी। इनफैक्ट स्पेनिश कन्क्यूरर के सबसे शक्तिशाली हथियारों में कोई कन्वेंशनल सैनिक हथियार तो था ही नहीं, बल्कि यह हथियार तो स्मॉल पॉक्स के जर्म से, जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। और चूंकि लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोग के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने का कोई इम्यूनिटी नहीं था। फलस्वरूप स्मॉल पॉक्स जो है इस नए स्थान पर डेडली किलर साबित हुआ। एक बार शुरू होने के बाद तो ये बीमारी जो है पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई और जहां यूरोपियन लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने जो है पूरे के पूरे कम्युनिटीज को खत्म कर डाला। इस तरह यूरोपियंस की जीत का जो रास्ता है वो आसान होता चला गया। तो हम साफ देख सकते हैं कि बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो हमलावर थे उनके पास तो बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में इम्यूनिटी भी थी। पर चूंकि कम्युनिटीज के पास इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए वे जो है इसका कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो हम देख सकते हैं कि एक डिजीज भी पूरे के पूरे कम्युनिटीज को खत्म कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 19th सेंचुरी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में जो है बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो आम बात हो गई थी और रिलीजियस डिसेंटर को, जो एस्टैब्लिश बिलीफ और प्रैक्टिसेस को नहीं मानते थे, उनको कड़ा दंड दिया जाता था। इसी वजह से हजारों लोग जो है वो यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। उधर 18th सेंचुरी तक अमेरिका में जो है अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम करवाकर यूरोपियन मार्केट के लिए कॉटन और शुगर का प्रोडक्शन किया जाने लगा था। और अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो काफी समय बीत जाने के बाद भी चाइना और इंडिया जो है वो दुनिया के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। एशियन ट्रेड में जो है उन्हीं का दबदबा था। हालांकि ऐसा मानना है कि 15th सेंचुरी से जो है चाइना ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। इससे चाइना का जो भूमिका है वो घटा और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर है वह वेस्ट की ओर खिसकने लगा और अब यूरोप ही वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया। तो ये तो हमने बीमारियों और वर्ल्ड ट्रेड का इफेक्ट देखा। अब हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की, लगभग 1815 से लेके 1914 तक। तो 19th सेंचुरी में दुनिया जो है तेजी से बदलने लगी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ने जो है पूरे के पूरे समाज को ट्रांसफॉर्म कर दिया था और एक्सटर्नल रिलेशन को जो है रीसेप कर दिया था, यानी नए सिरे से ढाल दिया था। इकोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में
तीन तरह की मूवमेंट या फ्लो का उल्लेख किया है। इनमें से पहला जो है वो फ्लो ऑफ ट्रेड है, जो 19वीं सेंचुरी में मुख्य रूप से ट्रेड इन गुड्स जैसे कि क्लॉथ या व्हीट आदि तक ही सीमित था। इसमें दूसरा टाइप था फ्लो ऑफ लेबर। इसमें जो है लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और तीसरा था मूवमेंट ऑफ कैपिटल, जिसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए दूर दराज के इलाकों में इन्वेस्ट कर दिया जाता था। ये तीनों तरह के जो फ्लो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे, और कभी कभी तो इन फ्लो के बीच जो है संबंध टूट भी जाते थे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो गुड्स और कैपिटल की फ्लो के मुकाबले लेबर माइग्रेशन पर ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों फ्लो का एक साथ स्टडी करें तो 19वीं सेंचुरी की वर्ल्ड इकोनॉमी को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी का उदय कैसे हुआ। इसको समझने के लिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल यूरोप में फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन के चेंजिंग पैटर्न पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो सभी देश जो हैं भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सेंचुरी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन जो है फूड में सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो गिर जाता और सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता। तो अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था और इसके पीछे क्या कारण थे। चलिए देखते हैं। तो 18वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा देश में जो है फूड ग्रेन्स की मांग भी बढ़ी। इसके बाद जैसे जैसे शहर फैले और इंडस्ट्री जो है बढ़ने लगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की भी मांग बढ़ने लगी और फूड ग्रेन की जो प्राइस है वो भी बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ लैंडेड ग्रुप के दबाव में सरकार ने कॉर्न के इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने जो है ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। फूड की ऊंची कीमतों से परेशान इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो जो है कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। जैसे ही कॉर्न लॉ को खत्म कर दिया गया, फूड जो है अब इंपोर्ट किया जा सकता था और ये जो इंपोर्टेड था ये काफी सस्ता था अगर हम कंपैरिजन करें ब्रिटेन में पैदा होने वालों से। इसके फलस्वरूप जो ब्रिटिश किसान थे उनकी हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वो इंपोर्टेड का मुकाबला नहीं कर सकते थे और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे एरिया ऑफ लैंड पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गांवों से निकलकर वे या तो शहर जाने लगे या फिर दूसरे देश जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब फूड की प्राइसेस जो है गिर गई तो ब्रिटेन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया। इसके अलावा 19वीं सेंचुरी के मिड से ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफी तेज रही, जिससे लोगों की जो इनकम है उसमें काफी बढ़ावा हुआ। इससे जो है लोगों की जरूरतें बढ़ी और फूड इंपोर्ट और भी ज्यादा होने लगा और इसका परिणाम ये देखने को मिला कि ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के लगभग हर हिस्से से ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। लेकिन खेती के लिए जमीन को सिर्फ साफ कर देना ही काफी नहीं था, बल्कि एग्रीकल्चर रीजन को पोर्ट से जोड़ने के लिए रेलवे की जरूरत थी। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में कार्गो की शिपिंग के लिए नया हार्बर बनाना और पुराने हार्बर को फैलाना जरूरी था। इतना ही कर देना काफी नहीं था। नई जमीन जिस पर खेती करना था वहां यह जरूरी था कि दूसरे इलाके के लोग जो है वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना और नया सेटलमेंट बसाना वो भी जरूरी था और इन सारे कामों के लिए कैपिटल और लेबर की जरूरत थी। इसलिए लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर से जो है कैपिटल आने लगा
और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया गया ताकि लेबर की सप्लाई में कोई कमी ना हो। इस तरह 19वीं सेंचुरी में यूरोप के लगभग 50 मिलियन मतलब कि 5 करोड़ लोग जो हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया की लगभग 15 करोड़ लोग जो हैं वो बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। इस तरह 1890 तक एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है सामने आ चुकी थी और इस घटनाक्रम के साथ साथ लेबर मूवमेंट पैटर्न, कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजीज और टेक्नोलॉजी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब जो है फूड किसी आसपास के गांव या शहर से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से भी आने लगे थे। अब जो है खुद के खेतों पर काम करने वाले किसान ही फूड पैदा नहीं कर रहे थे बल्कि अब यह काम जो है ऐसे एग्रीकल्चर वर्कर कर रहे थे जो रिसेंटली ही आए हैं और वे लोग जो है ऐसे खेतों पर काम कर रहे थे जहां महज एक जनरेशन पहले ही फॉरेस्ट रहे होंगे। मतलब अब जो है जंगल को काट कर उसको एक फार्म में तब्दील कर दिया जाता था जहां पे खेती अच्छे से हो सके। इसके बाद इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि रेल का जो नेटवर्क बिछाया गया था वो इसी काम के लिए बिछाया गया था। इसके बाद शिप से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन शिप्स पर साउदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन के मजदूरों से बहुत ही कम वेतन मतलब कि वेज पर काम करवाया जाता था। इसी तरह का बहुत छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन इस तरह के नाटकीय जो बदलाव है हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने सेमी डिजर्ट जमीनों को फर्टाइल बनाने के लिए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल का जाल बिछा दिया ताकि एक्सपोर्ट के लिए जो है वीट और कॉटन की खेती की जा सके। इसके बाद नई कैनाल की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अदर पार्ट के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को ही कैनाल कॉलोनीज कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इससे जो है पंजाब को काफी फायदा हुआ। तो हम देख सकते हैं कि फूड तो एक एग्जाम्पल मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कॉटन की भी रही है जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा रबर की भी कहानी जो है इससे अलग नहीं है। इस तरह अलग अलग चीजों के प्रोडक्शन में अलग अलग इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच जो है वर्ल्ड ट्रेड 25 से 40 गुना बढ़ोतरी कर चुकी थी। इस ट्रेड में लगभग 60% जो हिस्सा था वह प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था यानी वीट और कॉटन जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कोल जैसे मिनरल का था। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ा। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो चलिए देखें कि इन सारे चीजों में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रेलवेज, स्टीम शिप, टेलीग्राफ, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रहे जिनके बिना 19वीं सेंचुरी में आए परिवर्तनों की कल्पना जो है नहीं की जा सकती थी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस है वो अक्सर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का परिणाम ही होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो कॉलोनाइजेशन के कारण ही नया इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट आया। तेज चलने वाली रेलवे बनी, बोगियों का भार कम किया गया, लार्ज शिप का जो आकार है वो बढ़ा दिया गया जिससे किसी भी फूड मटेरियल को फार्म से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा जो है वो मीट के ट्रेड से मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मीट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिंदा जानवर जो है वो बहुत ही ज्यादा जगह घेरते थे और बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या फिर बीमार पड़ जाते थे। इसके अलावा बहुतों का जो वजन है वो गिर जाता था या फिर वे खाने के लायक ही नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मीट खाना जो है एक महंगा सौदा था और यूरोप के जो गरीब हैं उनकी पहुंच से तो ये बाहर था। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा कीमत के कारण जो है मीट का डिमांड और प्रोडक्शन भी कम रहता था। लेकिन नई तकनीक के आने से जो है यह स्थिति बदल गई। अब जो है पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित की गई, जिससे बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जा सकते थे। इसके बाद यह देखने को मिला कि जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवर की बजाय जो है अब उनका मीट ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल शिपिंग कॉस्ट में ही आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में जो मीट का दाम है वो भी गिर गया। इससे जो है यूरोप के गरीबों को अब ज्यादा अच्छा डाइट मिलने लगा। पहले तो उनके पास केवल आलू मतलब कि पोटैटो और ब्रेड होते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मीट भी शामिल हो गया। बेटर लिविंग कंडीशन से देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में जो है इंपीरियलिज्म को समर्थन मिलने लगा। तो इस तरह से हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने जो है बहुत ही ज्यादा चेंजेस ला दिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे लेट 19th सेंचुरी के कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो 19th सेंचुरी के आखिरी दशकों में ट्रेड जो है फ्लरिश किया और बाजार जो है तेजी से फैलने लगे। लेकिन यह केवल फैलते ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी का ही दौर नहीं था। इसलिए यह जरूरी है कि हम रियलाइज करें कि इस प्रोसेस का डार्कर साइड भी था। तो चलिए देखें कि यह डार्कर साइड क्या था। तो ट्रेड के एक्सपेंशन और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्लोजर रिलेशनशिप का परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में फ्रीडम और लाइवलीहुड के जो साधन हैं वो छिनने लगे थे। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज से जो है बहुत सारे पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल चेंज देखने को मिले और कॉलोनाइज सोसाइटी को जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में लाया गया। आगे बढ़ने से पहले इस अफ्रीका के मैप को देखिए। आप पाएंगे कि वहां के कुछ देशों की जो सीमाएं हैं मतलब कि जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, मानो उन्हें कोई स्केल रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्य से यही हुआ था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी राइवल जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने अपने अपने इलाके को बांटने के लिए इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के बिग पावर्स के बीच जो है बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह का लकीरें खींचकर इसको आपस में बांट लिया गया था। 19th सेंचुरी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है अपने शासन वाले ओवरसीज टेरिटरीज में जो है भारी इजाफा कर लिया था। इनके अलावा बेल्जियम और जर्मनी जो है नई कॉलोनियल पावर के रूप में उभरी और आगे जाकर यूएस भी जो है एक कॉलोनियल पावर बन गया, जब उसने पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ कॉलोनीज पर कब्जा कर लिया। चलिए आइए देखें कि कॉलोनियलिज्म से कॉलोनाइज सोसाइटी की इकोनॉमी और लाइवलीहुड के साधनों पर क्या असर पड़ा। तो अब हम बात करेंगे कि इसका लिंक जो है रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग से कैसे है। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल गई। कैटल में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से जो है लोगों की लाइवलीहुड और लोकल इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि यूरोपियन के बहुत ही ज्यादा फैलने से जो है क्या असर पड़ा कॉलोनाइज सोसाइटी पर। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमला करके जीतने के इस युग में कैटल की एक बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन या भाग्य हम बोले तो बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके रिलेशन को एक नया शक्ल में ढाल दिया। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो अफ्रीका में जमीन की कभी भी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहां की जो आबादी थी बहुत ही कम थी।
सदियों तक अफ्रीकियों की जो जिंदगी है और कामकाज वो जमीन और पालतू जानवरों के सहारे ही चलता रहा। वहां पर पैसे या महीने पर काम करने का चलन नहीं था, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के आखिर में अफ्रीका में जो है ऐसे कंज्यूमर गुड बहुत ही कम थे जिन्हें वेज यानी कि वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। इसलिए उनकी जगह अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू जानवर होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन 19वीं सेंचुरी के आखिर में अफ्रीका के लैंड और मिनरल जैसे वास्ट रिसोर्सेज ने यूरोपियन को अपनी ओर खींचा। इसलिए यूरोपियन जो है अफ्रीका आए इस उम्मीद में कि वे जो है वहां प्लांटेशन एस्टेब्लिश करेंगे, इसके साथ माइंस भी एस्टेब्लिश करेंगे ताकि वहां क्रॉप भी प्रोड्यूस कर सके और मिनरल्स भी एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन वहां उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग जो हैं वो वेज मतलब कि तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। इसको देखकर मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमाए, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने हेवी टैक्स इंपोज कर दिया जिसको पे करने के लिए उनको प्लांटेशन और माइंस में काम करना ही होगा। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा और उन्होंने इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया ताकि पीजेंट्स को जो है उनकी जमीन से हटाया जा सके। अब जो है नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि परिवार के केवल एक ही सदस्य को संपत्ति मिलेगी। तो इस तरह से इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को जो है लेबर मार्केट में धकेलने का प्रयास किया जाने लगा। इसके बाद माइन वर्कर्स को कंपाउंड में बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। इन्हीं सब के बीच रिंडरपेस्ट नामक कैटल डिजीज जो है वो फैल गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की जो बीमारी है सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय ईस्ट अफ्रीका में इरेटेरिया पर हमला कर रहे इटालियन सोल्जर्स का पेट भरने के लिए ब्रिटिश एशिया से जानवर लाए जाते थे और इसी तरह उन्हीं जानवरों के जरिए बीमारी जो है यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के ईस्ट में एंट्री के बाद रिंडरपेस्ट की यह बीमारी जो है वो जंगल की आग की तरह वेस्ट की तरफ बढ़ने लगी और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक जा पहुंची। 5 साल बाद जो है यह केप तक जा पहुंची जो कि अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट टिप है। और जाते हुए रिंडरपेस्ट ने जो है अपने रास्ते में आने वाले 90% कैटल को मौत की नींद सुला दिया। जैसे ही कैटल जो है खत्म हो गए, अफ्रीका का जो लाइवलीहुड था वो भी खत्म हो गया। इसी बीच अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों को लेबर मार्केट में ढकेलने के लिए वहां के प्लांटर्स, माइन वर्कर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बचे खुचे कैटल भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे खुचे कैटल पर कब्जे से जो है यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन अवसर जो है मिल गया था। इसी तरह की कहानियां जो है हम 19वीं सेंचुरी के दुनिया के अन्य भागों पर देख सकते हैं जहां वेस्टर्न आक्रमण से वहां के लोगों की जिंदगी बदल गई। तो हम देख सकते हैं कि अफ्रीका में जो है कॉलोनियलिज्म कैसे आई। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इंडेंचर्ड लेबर की जो कि इंडिया से माइग्रेट करते थे। तो इंडिया से इंडेंजर्ड लेबर का माइग्रेट करना जो है वह 19वीं सेंचुरी का टू साइडेड नेचर को दिखाता है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां पर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था, इसके साथ साथ बहुत लोगों के लिए मिजरी भी आ रही थी, मतलब कि कष्ट आ रहे थे। एक तरफ लोगों के लिए हाई इनकम थी तो दूसरी तरफ गरीबी थी। इसके अलावा कुछ एरिया में जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे थे तो कुछ एरिया में जोर जबरदस्ती चल रहा था। तो हम साफ साफ टू साइडेड नेचर को देख सकते हैं। इन सब के बीच 19वीं सेंचुरी में इंडिया और चाइना के लाखों मजदूर जो हैं उनको प्लांटेशन, माइंस और रोड व रेलवे में
काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। इंडिया से इंडेंजर्ड लेबर को जो है एक खास तरह के एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इस कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर जो है अपने मालिक के प्लांटेशन में 5 साल काम कर लेंगे तो वे जो है स्वदेश लौट सकते हैं। इनमें ज्यादातर जो इंडेंजर्ड वर्कर होते थे वे मौजूदा उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से आते थे। इन इलाकों में 19th सेंचुरी के मिड में भारी बदलाव आने लगे थे, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन कर रही थी, लैंड रेट जो है वो बढ़ रहे थे और लैंड को जो है क्लियर किया जा रहा था माइंस और प्लांटेशन के लिए। इन सारी चीजों ने जो है पुअर के लाइफ को अफेक्ट किया, क्योंकि वे लैंड का रेंट जो है नहीं चुका पाते थे और उन पर कर्जा जो है बढ़ने लगा, जिसके कारण मजबूर होकर काम की तलाश में जो है उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। तो इन सब कारण ने भी इंडेंजर्ड लेबर के बढ़ने में योगदान दिया। अगर हम मेन डेस्टिनेशन की बात करें इंडियन इंडेंजर्ड माइग्रेंट्स का, तो वो था कैरेबियन आइलैंड्स, जिसमें आते थे त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम। इसके अलावा मॉरिशस और फिजी भी थे। वहीं घर के नजदीक होने के कारण तमिल माइग्रेंट जो है वो सेलोन और मलाया जाते थे। इन सब जगहों के अलावा जो है बहुत सारे इंडेंजर्ड लेबर को जो है आसाम के टी प्लांटेशन में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का जो काम है वो मालिक जो है एजेंट को दिया करते थे, जिनको कमीशन मिलता था। बहुत सारे माइग्रेंट्स अपने गांव में गरीबी से बचने के लिए भी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मान लेते थे, और जिन लोगों को जाने में थोड़ा बहुत संकोच होता था उसको फुसलाने के लिए उन्हें झूठी जानकारियां जो है एजेंट दे दिया करते थे, ताकि वे जाने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन एजेंट जो है इस बात का ध्यान रखते थे कि कौन सी जानकारी जो है उन्हें नहीं दी जानी थी, जैसे कि कहाँ जाना है, यात्रा के लिए क्या साधन होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे। इन सब के बारे में वे कभी भी नहीं बताते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स होते थे उन्हें तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें जो है लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। और कभी कभी तो अगर मजदूर जो है राजी नहीं होता था तो एजेंट जो है उसका अपहरण कर लेते थे। यही सब के कारण 19th सेंचुरी के इस व्यवस्था को जो है बहुत सारे लोगों ने न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी का नाम दिया। मजदूर जो है वो प्लांटेशन में पहुंचते थे तो उन्हें वहां जाके पता चलता था कि जैसा वो उम्मीद करके आए हैं यहाँ वैसा हालात नहीं है। लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा कठोर होती थी और मजदूरों के पास जो कानूनी अधिकार थे वो तो बस कहने भर के थे। इसके बावजूद जो है मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए, लेकिन अगर ऐसा मजदूर जो है पकड़ा जाता था तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। इसके अलावा बहुतों ने जो है अपनी पुरानी और नई कल्चरल फॉर्म का मिश्रण करते हुए नए तरह का इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वह खोज लिए। जैसे त्रिनिदाद में मुहर्रम के जुलूस को एक विशाल मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे, जो कि इमाम हुसैन के नाम पर था, उसका नाम दिया गया, जिसमें सभी रेसेस और रिलीजन के वर्कर जो हैं भाग ले सकते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानिज्म नामक विद्रोही धर्म मतलब कि प्रोटेस्ट रिलीजन, जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने फेमस बनाया था, उसमें भी इंडियन माइग्रेंट और कैरेबियंस के बीच जो है इन सोशल और कल्चरल लिंक को देखा जा सकता है। इसके अलावा त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी इंडियन माइग्रेंट के वहां पहुंचने के बाद सामने आई क्रिएटिव एक्सप्रेशन का ही उदाहरण है। ऐसी कल्चरल फ्यूजन जो है वो एक नई ग्लोबल वर्ल्ड के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग प्लेस के चीजें जो हैं वो आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो गुम हो जाती थी और उसका बिल्कुल ही नया रूप सामने आता था।
तो हम देख सकते हैं कि मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले थे। आगे हम देखते हैं कि जो ज्यादातर इंडेंजर्ड वर्कर थे वे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे, और जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश जो हैं केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर से नए ठिकाने पर वापस चले गए। यही कारण है कि इन देशों में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल प्राइज विनिंग राइटर वीएस नायपॉल का नाम सुना है? अगर नहीं तो आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्र पॉल और राम नरेश सरोन का नाम तो जरूर सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि वे भारत से गए इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेंट्स के ही वंशज हैं। यही कारण है कि उनके नाम जो है हम भारतीयों जैसे लगते हैं। ये जो प्रथा चल रहा था उसको 1900 के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के नेशनलिस्ट लीडर ने इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत ही अपमानजनक और क्रूएल व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक इंडियन इंडेंजर्ड वर्कर्स के वंशज कैरेबियन आइलैंड में बेचैन माइनॉरिटी का जीवन जीते रहे। वहां के जो लोग हैं उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ जो है कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपॉल के कुछ अर्ली नॉवेल्स में इस लॉस और अलग होने का जो ये एहसास है इसको अच्छे से देखा जा सकता है। तो ये तो हमने इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेंट्स के बारे में जाना। अब हम विदेश में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानेंगे। तो वर्ल्ड मार्केट के लिए फूड और अदर क्रॉप्स को उगाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता थी। लार्ज प्लांटेशन को तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्हें तो बाजार और बैंकों से पैसा मिल सकता था। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो छोटे मोटे किसानों का था कि उनका क्या होगा। यहीं से इंडियन बैंकर जो है एंट्री मारते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटई चेटियार्स के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और ट्रेडर में से थे जो सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में एग्रीकल्चरल चीजों का एक्सपोर्ट करने के लिए कर्ज देते थे, और इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या फिर यूरोपियन बैंक से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसा पहुंचाने की एक सिस्टम होती थी, और यहां तक कि उन्होंने कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। इन सब के अलावा अफ्रीका में यूरोपियन कॉलोनाइजर के पीछे पीछे भारतीय ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो हैं वो भी जा पहुंचे। इन सब में हैदराबादी सिंधी जो ट्रेडर थे वे तो यूरोपियन कॉलोनी से भी आगे तक जा पहुंचे, और 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के पोर्ट्स पर जो है अपने बड़े बड़े इंपोरिया खोल दिए। इन दुकानों में जो है टूरिस्ट को लोकल और इंपोर्टेड जो चीजें हैं वो मिलती थी। यह जो है एक फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सेफ और कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स के आ जाने से टूरिस्ट की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ने लगी थी। तो ये तो हमने इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे इंडियन ट्रेड की, कॉलोनियलिज्म की और ग्लोबल सिस्टम की। तो हिस्टोरिकली इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले फाइन कॉटन को जो है यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है ब्रिटेन में भी कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ने सरकार पर दबाव डाला कि वो जो है कॉटन के इंपोर्ट पर रोक लगाएं और लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। फलस्वरूप ब्रिटेन में इंपोर्टेड कपड़ों पर जो है टैरिफ लगा दिए गए, जिसके बाद धीरे धीरे फाइन इंडियन कॉटन का जो इंपोर्ट है वो कम होने लगा। इसके बाद 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। टैरिफ बैरियर के कारण ब्रिटिश मार्केट से बेदखल हो जाने के बाद इंडियन टेक्सटाइल को अब अदर इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अगर हम एक्सपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि कॉटन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट आई है।
जिसके फलस्वरूप 1800 के आसपास जो एक्सपोर्ट में कॉटन टेक्सटाइल का 30% था वह अब 1815 में घटकर 15% रह गया और 1870 तक तो आते आते इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि ये जो है 3% से भी नीचे रह गया था। तो अब सवाल उठता है कि फिर इंडिया ने किन चीजों का एक्सपोर्ट किया। तो अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो हमें फिर से एक नाटकीय कहानी दिखाई देगी। जहां मैन्युफैक्चर्ड का एक्सपोर्ट जो है घटता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है बढ़ता जा रहा था। अगर हम 1812 से 1871 के बीच में देखें तो जो शेयर है रॉ कॉटन एक्सपोर्ट का वह 5% से बढ़कर 35% हो गया। इसी तरह कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाला इंडिगो का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता रहा है। और जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही था कि 1820 के दशक से चीन को भी बड़ी मात्रा में ओपियम का एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा और कुछ समय तक तो भारतीय जो एक्सपोर्ट था ओपियम का, उसका हिस्सा तो सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारत में ही ओपियम को उगाती थी और उसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती थी और इसके बाद जो पैसा मिलता था उसके बदले चाइना से ही टी और दूसरे चीजें इंपोर्ट कर लेती थी। तो हमने देखा कि जो इंडिया से फिनिश प्रोडक्ट निकलती थी अब उसकी जगह रॉ मटेरियल ने ले ली थी। आगे हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में भारतीय बाजारों में जो है ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड थिंग की बाढ़ सी आ गई थी। फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से ब्रिटेन को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो इंक्रीज हुआ। लेकिन ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत जो है भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा थी। इसलिए ब्रिटेन का जो है ट्रेड सरप्लस चल रहा था इंडिया के साथ। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में जो है हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था और ब्रिटेन जो है इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले अपने घाटे की भरपाई कर लेता था। ऐसे ही मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम जो है काम करता था। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की जो भरपाई है वो किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा करके की जाती थी। इस सिस्टम की बदौलत ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद करते हुए भारत ने जो है 19वीं सेंचुरी की वर्ल्ड इकोनॉमी का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। इसके अलावा ब्रिटेन का जो ट्रेड सरप्लस होता था वो हेल्प करता था उसे सो कॉल्ड होम चार्ज को पे करने में, जिसमें ब्रिटिश ऑफिशियल और ट्रेडर द्वारा अपने घर में भेजी गई प्राइवेट रेमिटेंस, इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट इंडिया के एक्सटर्नल डेप्ट पर, मतलब कि कर्ज पर, और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश ऑफिशियल की पेंशन भी शामिल थी। तो ये तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने ट्रेड सरप्लस का कैसे इस्तेमाल किया। अब हम बात करेंगे द इंटरवार इकोनॉमी की, मतलब जो महायुद्ध हुए थे उनके बीच की इकोनॉमी की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक चला वो मेनली जो है यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो पूरे दुनिया में देखा गया। इस चैप्टर में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध ने वर्ल्ड इकोनॉमी को ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को लगभग 3 डिकेड से भी ज्यादा समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है बनी रही और अंत में एक और विनाशकारी वर्ल्ड वॉर के नीचे दबने लगी। तो चलिए देखें कि इस दौरान क्या हुआ। तो अब हम वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 2 पावर ब्लॉक के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ एलाइज थे, मतलब कि ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, बाद में यूएस ने इसे ज्वाइन कर लिया, और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की आती थी। जब अगस्त 1914 में यह युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध जो है ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध जो है 4 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इससे पहले इतना खतरनाक वार कभी नहीं हुआ था।
इस वार में दुनिया के सबसे लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन जो है एक दूसरे से जूझ रहे थे और अपने एनिमी को बर्बाद करने के लिए उनके पास बेहिसाब मॉडर्न इंडस्ट्री की पावर जो है इकट्ठी हो चुकी थी। यह जो वार हुआ था वो पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार हुआ था। इसमें मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स और भी बहुत तरह के हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीजें जो हैं वो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री की देन थी। इस वार के लिए दुनिया भर के मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को भर्ती करना था और उन्हें लार्ज शिप और रेलवे में भरकर फ्रंट लाइन पे ले जाना था। इस वार ने मौत और विनाश की ऐसी परिभाषा रची कि लगभग 9 मिलियन जो है मारे गए और 20 मिलियन जो है वो इंजर्ड हो गए। और ये जो सब हुआ ये इंडस्ट्रियल एज से पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये जो सब हुआ वो इंडस्ट्रियल आर्म के यूज से हुआ था। और इस वार की सबसे बड़ी लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो वो था कि मारे गए लोगों और घायलों में से ज्यादातर जो लोग थे वह वर्किंग एज मेन थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक जो लोग थे उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी। इसके अलावा परिवार के सदस्य घट जाने से जो है युद्ध के बाद परिवारों की जो हाउस होल्ड इनकम थी वो भी बहुत ही ज्यादा गिर गई। वहीं दूसरी तरफ वार के दौरान जो है इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर किया गया था ताकि वार रिलेटेड गुड को प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा इंटायर सोसाइटीज को जो है रीऑर्गेनाइज किया गया था ताकि वार के लिए मेन जो है वो बैटल पर जाएंगे और वुमेन जो है आगे आके उन सारे जॉब को करेगी जो पहले मेन जो है करते थे। आगे हम देखते हैं कि इस युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली इकोनॉमिक पावर के बीच जो है इकोनॉमिक लिंक टूट गए। अब जो है वे एक दूसरे से बदला लेने को उतारू थे। उधर इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को जो है अमेरिकी बैंक और अमेरिकी जनता से जो है भारी कर्ज लेना पड़ा था। फलस्वरूप इस युद्ध ने जो है अमेरिका को एक इंटरनेशनल डेप्टर से जो है एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बना दिया, मतलब कर्जदार से कर्जदाता बना दिया। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वार के खत्म हो जाने के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके सिटीजन की एसेट की जो कीमत थी वह दूसरे देश की गवर्नमेंट और उसके सिटीजन की जो एसेट थी उससे ज्यादा थी। मतलब यूएस की जो गवर्नमेंट और लोग थे वह दूसरे देशों में ज्यादा एसेट को ओन करते थे अगर हम कंपैरिजन करें तो वहां के खुद के गवर्नमेंट और लोगों से। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका जो है अब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल देश बन गया और इस वर्ल्ड वार से उसे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पोस्ट वार रिकवरी की। तो अब हम देखेंगे कि युद्ध के बाद क्या सुधार आए। तो वार के बाद जो इकोनॉमिक स्थिति पैदा हो गई थी उसको पटरी पर लाने का जो रास्ता था वो काफी मुश्किल साबित हुआ। वार के पहले ब्रिटेन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन वार के बाद जो है सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन जो है वो वार से जूझ रहा था उसी समय इंडिया और जापान में जो है इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। वार के बाद इंडियन मार्केट में जो पहले वाला डोमिनेंस ब्रिटेन का था उसको वापस पाना अब मुश्किल हो गया था। ऊपर से उसे जापान से जो मुकाबला करना था वो अलग था। इसके अलावा उसे और भी परेशानी थी, जैसे वार के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने जो है अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे और इसका परिणाम यह हुआ कि वार के बाद ब्रिटेन जो है वो भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। वहीं दूसरी तरफ वार के कारण इकोनॉमिक बूम का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि डिमांड, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में जो है काफी बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन जब वार के कारण पैदा हुआ जो बूम था वो शांत होने लगा तो प्रोडक्शन गिरने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ने लगा। दूसरी ओर सरकार ने जो है भारी भरकम वार एक्सपेंडिचर में भी कटौती शुरू कर दी ताकि पीस टाइम रेवेन्यू के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से जो है काफी जॉब लॉस हुए
और 1921 में जो है हर 5 में से एक ब्रिटिश वर्कर के पास काम नहीं था, जिससे रोजगार के बारे में बेचैनी और अनसर्टेनिटी जो है वो युद्ध के बाद एक तरह का पार्ट बन गई। उधर बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो भी संकट में थी। एग्जाम्पल के तौर पर वीट प्रोड्यूसर की हालत पर ही विचार कीजिए। वार से पहले जो है ईस्टर्न यूरोप एक मेजर सप्लायर था वीट का पूरे वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन युद्ध के दौरान ये जो सप्लाई है वो अस्त व्यस्त हो गई। तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की जो प्रोडक्शन है वो अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वार समाप्त हुआ वैसे ही ईस्टर्न यूरोप में जो है वीट की प्रोडक्शन सुधरने लगी और वर्ल्ड मार्केट में जो है वीट का भरमार हो गया, मतलब काफी ज्यादा हो गया। इससे अनाज की कीमतें जो है वो गिर गई, रूरल इनकम जो है कम हो गई और किसान जो है वो गहरे कर्ज के संकट में फंस गए। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस राइज ऑफ मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन से क्या इफेक्ट देखने को मिला। मतलब जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगी तो इसका इफेक्ट क्या हुआ। थोड़ा सा हमने पिछले पैराग्राफ में देखा और डिटेल में अब देखेंगे। तो अमेरिका में जो है वो रिकवरी बहुत ही जल्दी हुआ। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि वार से जो है अमेरिका की इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंचा था। वैसे वार के बाद जो है कुछ समय के लिए तो अमेरिका का जो इकोनॉमी था उसको भी झटका लगा, लेकिन 1920s के दशक के शुरुआती सालों में ही यूएस इकोनॉमी जो है वो तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। अगर हम 1920s में जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर बात करें यूएस इकोनॉमी की तो वो था मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन की ओर बढ़ने का जो सिलसिला है वो 19th सेंचुरी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फीचर ही बन गया था। और इस मास प्रोडक्शन के एक वेल नोन पॉइनियर जो हैं वो थे कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। उन्होंने शिकागो के एक स्लॉटर हाउस की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने नए कार प्लांट में भी मॉडर्न असेंबली लाइन स्थापित की थी। उन्होंने देखा कि शिकागो के स्लॉटर हाउस में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस को खरीदने वाले अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए भी असेंबली लाइन का जो तरीका है वो समय और पैसे दोनों के लिहाज से काफी किफायती साबित हो सकता है, क्योंकि असेंबली लाइन जो है वो फोर्स करेगा वर्कर को कि वे जो है एक सिंगल टास्क को रिपीट करे मैकेनिकली और कंटिन्यूअसली, जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट को कार में फिट करना, और वो भी उसी पेस पर जिस पेस पर कन्वेयर बेल्ट जो है चलती है। इस तरह से यह जो है प्रत्येक वर्कर का जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर देगा और साथ ही साथ उनका पेस जो है वर्क करने का वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर जो है अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए ब्रेक लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में जो है मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे और इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखानों की असेंबली लाइन से जो है हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले के मेथड के मुकाबले यह रफ्तार जो है कई गुना ज्यादा थी और इससे वर्ल्ड का जो पहला मास प्रोड्यूस कार निकला वो था टी मॉडल फोर्ड। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआत में जो है फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किल हुई, क्योंकि वे जो है उसकी रफ्तार को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसके बाद बहुत सारे मजदूरों ने जो है काम छोड़ दिया। इन चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने जो है हार कर जनवरी 1914 में वेतन जो है दुगना कर दिया, यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने प्लांट में जो है ट्रेड यूनियन के ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ
वेज बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई के लिए वे जो है अपनी असेंबली लाइन का रफ्तार जो है बार बार बढ़ाने लगे, जिससे उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। लेकिन अपने इस फैसले से फोर्ड जो है काफी संतुष्ट थे और कुछ समय बाद ही उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड ने प्रोडक्शन के लिए जिस प्रैक्टिस को अपनाया था उसको जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और 1920 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। जब इस तरह से काफी मास प्रोडक्शन हुआ तो इसने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की जो लागत और कीमत थी उसमें कमी आ गई। वहीं बेहतर वेज के कारण अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो है खरीद सकते थे। और इसके बाद जब कार की डिमांड बढ़ी तो जो कार की प्रोडक्शन है यूएस में वह 2 मिलियन से बढ़कर 5 मिलियन हो गई, और वो भी 10 साल के अंदर में 1919 से 1929 तक। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं अब फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीजें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग जो है ये सारी चीजें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत जो है वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट से पूरा करते थे। इन सब के अलावा हाउस कंस्ट्रक्शन और होम ओनरशिप की संख्या में बढ़ोतरी से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग जो है वो बढ़ गई और ये सारी चीजें जो है फिर से कर्जे पर ही की जा रही थी। इस तरह 1920 के दशक में हाउसिंग में आए उछाल से जो है अमेरिका में एक अच्छा आधार पैदा हो चुका था। हाउसिंग और हाउसहोल्ड गुड में लार्ज इन्वेस्टमेंट ने हायर एम्प्लॉयमेंट और इनकम क्रिएट की, जिससे कंजम्पशन जो डिमांड है वो बढ़ा। उसके बढ़ने से अब और इन्वेस्टमेंट चाहिए था, फिर इस इन्वेस्टमेंट ने जो है फिर एम्प्लॉयमेंट और इनकम को जो है बढ़ाया। तो इस तरह का एक साइकिल सा चलने लगा और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट और इनकम का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने लगा सभी लोगों का। इसके फलस्वरूप 1923 में यूएस ने जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कैपिटल का एक्सपोर्ट दोबारा करने लगे और वो जो है दुनिया में सबसे बड़ा ओवरसीज लेंडर बन गया। इसके बाद यूएस इंपोर्ट और कैपिटल एक्सपोर्ट ने जो है यूरोपियन इकोनॉमी को भी संकट से उबरने में मदद दी और इसके बाद अगले 6 सालों में जो है वर्ल्ड ट्रेड और इनकम में काफी सुधार आया। लेकिन यह जो स्थिति थी ये लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई और 1929 तक आते आते दुनिया जो है एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने इससे पहले अनुभव नहीं किया था, और वो आर्थिक संकट था द ग्रेट डिप्रेशन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था ये शुरू हुआ था 1929 में और ये जो संकट था ये मिड 1930s तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड में भयानक गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इस डिप्रेशन का एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट जो है वो सब देशों पर एक जैसा नहीं था। लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चरल रीजन और कम्युनिटीज पर जो है इसका सबसे बुरा असर पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की तुलना में एग्रीकल्चरल प्राइसेस में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। अगर हम इस डिप्रेशन के कारण की बात करें तो इसके सेवरल फैक्टर थे। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि वार के बाद जो है वर्ल्ड इकोनॉमी कितनी कमजोर थी। तो डिप्रेशन का पहला कारण ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ओवर प्रोडक्शन हो रही थी और इसके कारण एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो गिर रही थी। जब कीमतें गिरी और एग्रीकल्चर जो इनकम था वो घटने लगा तो इनकम बढ़ाने के लिए किसानों ने और प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करके अपना ओवरऑल इनकम जो है वो बनाए रखे। फलस्वरूप बाजार में जो है और स्थिति खराब हो गई और जाहिर ही है कीमतें जो है और नीचे चली गई और हद तो तब हो गई जब बायर्स नहीं मिलने के कारण
फार्म प्रोड्यूस जो है वो पड़ी पड़ी सड़ने लगी। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो 1920s के मिड में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने इन्वेस्टमेंट संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज लेना आसान बात था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका के जो ओवरसीज लेंडर थे उनके होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 महीने तक विदेशों में अमेरिका का जो कर्जा था वो लगभग $1 बिलियन था, लेकिन साल भर के अंदर ही ये जो कर्जा है ये घटकर केवल 1/4 रह गया था, क्योंकि जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों पर एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन यूएस लोन के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में तो कई बड़े बैंक जो है फेल हो गए। इसके अलावा कई देशों की जो करेंसी है वो बुरी तरह से गिर गई। इस झटके से जो है ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। वहीं दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका और अन्य प्लेसेस पर एग्रीकल्चरल और रॉ मटेरियल की जो कीमतें हैं वो तेजी से गिरने लगी। इसके बाद अमेरिकी सरकार जो है इस डिप्रेशन से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज डबल कर दी, और इस फैसले ने तो वर्ल्ड ट्रेड की कमर ही तोड़ दी। इन सब के अलावा यूएस जो है वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री भी था, इसलिए उसको इस एरिया में भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। कीमतों में कमी आने और डिप्रेशन की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंक ने जो है वो डोमेस्टिक लोन देना बंद कर दिया, और जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज हो गई। उधर किसान जो है अपनी उपज मतलब कि प्रोडक्शन जो है नहीं बेच पा रहे थे, परिवार जो है तबाह हो रहे थे, और जो कारोबार है वो ठप पड़ गए। इनकम में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे जो परिवार हैं वो कर्जा देने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी चीजें जब्त कर ली गई। इस तरह 1920s में जो काफी संपन्न दिखाई दे रहे थे वो रातों रात ही धूल में मिल गए। इसके बाद बेरोजगारी जो है वो बढ़ी, तो लोग जो है काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे, और आखिरकार यूएस बैंकिंग सिस्टम जो है वो खुद ही कोलैप्स कर गई। इसके अलावा और भी हजारों बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए, क्योंकि वे जो है इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं कर पाए, लोन को कलेक्ट नहीं कर पाए, और डिपॉजिटर को जो है उनका पैसा वापस नहीं दे पाए। अगर हम इनको नंबर्स में देखें तो 1933 तक 4000 बैंक जो है बंद हो गए, और 1929 से लेके 1932 के बीच में जो है 1,10,000 के आसपास जो कंपनीज थी वो कोलैप्स कर गई। इसके बाद 1935 तक ज्यादातर देशों में इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई देने लगी, लेकिन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और पीपल के माइंड पे जो उसकी छाप पड़ी थी वो जल्द ही मिटने वाली नहीं थी। तो ये तो हमने वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन के इफेक्ट को देखा। अब हम इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट देखेंगे। तो यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि डिप्रेशन से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 20th सेंचुरी के शुरुआत तक वर्ल्ड इकोनॉमी जो है कितनी इंटीग्रेटेड थी, मतलब कि कितनी जुड़ी हुई थी। दुनिया के एक हिस्से में जब संकट पैदा होता था तो उसका जो इफेक्ट है वो बाकी हिस्सों पर भी पहुंच जाता था, और उससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, इकोनॉमीज और सोसाइटी जो है वो प्रभावित हो जाती थी। तो जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, कॉलोनियल इंडिया जो है वह एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्टर और तैयार किए गए सामानों का इंपोर्टर बन चुका था। इसलिए डिप्रेशन ने जो है वो इंडियन ट्रेड को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो घटकर आधे रह गए थे, और जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो है गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई, और इसके फलस्वरूप 1928 से 1934 के बीच में जो है भारत में व्हीट का जो प्राइस है उसमें 50% की गिरावट आई। इसलिए पीजेंट्स और फार्मर को जो है वो अर्बन ड्वेलर से ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने जो है
रेवेन्यू डिमांड में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार तो उन पीजेंट्स पर पड़ी जो वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बंगाल के जूट प्रोड्यूसर की। वे जो है रॉ जूट को उगाते थे, जिससे फैक्ट्री में जो है गनी बैग्स बनाई जाती थी, फिर इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। लेकिन जब गनी बैग का एक्सपोर्ट जो है कोलैप्स कर गया, तो रॉ जूट का जो प्राइस है उसमें 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। इसके बाद जिन पीजेंट्स ने अच्छे दिन के उम्मीद में या अच्छे इनकम के उम्मीद में कर्ज लिए थे, उनकी हालत सही प्राइस न मिलने के कारण खराब हो गई। वे जो है दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी तरह पूरे देश में जो है पीजेंट्स पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। अपने खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी जो बचत थी वो खत्म हो चुकी थी। जमीन जो है वो गिरवी पड़ी थी और घर में जो भी गहने जेवर थे वो बिक चुके थे। डिप्रेशन के इन्हीं सालों में भारत जो है वो प्रीशियस मेटल खास तौर पे गोल्ड को एक्सपोर्ट करने लगा। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स का मानना था कि इंडियन गोल्ड के एक्सपोर्ट से ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करने में काफी मदद मिली। इस एक्सपोर्ट ने जो है वो ब्रिटेन की इकोनॉमिक रिकवरी में मदद दी, लेकिन इंडियन पीजेंट्स का जो है कोई लाभ नहीं हुआ। इस तरह 1931 में जो है डिप्रेशन अपने चरम पर थी और रूरल इंडिया जो है वो उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। वहीं ये जो डिप्रेशन है वो अर्बन इंडिया के लिए इतना दुखदाई नहीं रहा, क्योंकि कीमतें गिर जाने के बावजूद जो है शहरों में रहने वाले ऐसे लोग की हालत ठीक रही जिनकी जो इनकम है वो फिक्स थी। जैसे शहरों में रहने वाले जमींदार जिनकी अपनी जमीन पर रेंट मिलता था और मिडिल क्लास एम्प्लॉय जिनकी सैलरी मिलती थी, इन लोगों को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा नेशनलिस्ट के दबाव में इंडस्ट्री को टैरिफ प्रोटेक्शन दिए गए, जिससे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में जो है तेजी आई। तो हम देख सकते हैं कि इस डिप्रेशन में भी कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ एरिया में फायदे भी आए। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार एरा। तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो इफेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी पर वो देख चुके हैं। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वार का जो इफेक्ट था वर्ल्ड इकोनॉमी पर उसको देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के 2 डिकेड बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। ये वार भी 2 पावर ब्लॉक के बीच में था। एक तरफ थे एक्सिस पावर जिसमें नाजी जर्मनी, जापान और इटली आते थे, और दूसरी तरफ थे एलाइज जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस आते थे। यह ऐसा वार था जो 6 सालों तक चलता रहा और यह लैंड, सी और एयर तीनों जगह से लड़ा गया। फिर से इस वार में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से लगभग 60 मिलियन मतलब कि 6 करोड़ लोग जो हैं मारे गए, और यह जो है 1939 के पॉपुलेशन के हिसाब से 3% था। इसके अलावा करोड़ों लोग जो हैं घायल हुए। इससे पहले जितने भी वार हुए थे उसमें बैटलफील्ड पर मरने वालों की जो संख्या होती थी वो ज्यादा होती थी, लेकिन इस वार में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी बैटलफील्ड में लड़ नहीं रहे थे। इसके अलावा यूरोप और एशिया के बहुत सारे पार्ट जो हैं वो तबाह हो गए। कई शहर तो हवाई बमबारी या लगातार गोलीबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस तरह इस वार ने जो है इकोनॉमिक और सोशल तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में इसे फिर से सही करने का जो काम है वो काफी कठिन और लंबा साबित होने वाला था। फिर भी वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन में 2 प्रभाव के कारण आगे बढ़ा। पहला था वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएस का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर में इमर्ज होना, और दूसरा था सोवियत यूनियन का डोमिनेंस। सोवियत यूनियन की जनता ने जर्मनी को हराने के लिए भारी कुर्बानियां दी थी और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से वर्ल्ड पावर में।
और ये सब उस समय हुआ जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के चंगुल में फंसा हुआ था। तो इससे हम साफ देख सकते हैं कि वार के अंत में जो है दो पावर ब्लॉक सामने आई, एक तरफ यूएस था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पोस्ट वार सेटलमेंट की और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की। तो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने इन दो बड़े वर्ल्ड वार से इकोनॉमी के लिए दो की लेसन्स निकाले। पहला लेसन ये निकाला कि कोई भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि बेस्ड है मास प्रोडक्शन पर, वो सस्टेन नहीं कर सकती जब तक कि मास कंजप्शन ना हो। लेकिन मास कंजम्पशन के लिए यह जरूरी था कि इनकम जो है वो काफी ज्यादा और स्टेबल हो, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट जो है अनस्टेबल रहेगा तो इनकम जो है कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। इसलिए स्टेबल इनकम के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी था। लेकिन मार्केट जो है वो अकेले फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो स्टेप ले ताकि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है प्राइस में, आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में, उसको कम लाया जा सके। इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है तभी इंश्योर हो सकती है जब गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करे। तो ये तो उन्हें पहला लेसन मिला। अगर हम दूसरे लेसन की बात करें तो वो जो है किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक लिंक होता है आउटसाइड वर्ल्ड का, उसके बारे में था। इसमें उन्हें यह लेसन मिला कि अगर सरकार चाहती है फुल एम्प्लॉयमेंट के गोल को, तो वो जो है तभी अचीव किया जा सकता है जब गवर्नमेंट के पास कंट्रोल हो फ्लो ऑफ गुड्स पर, कैपिटल पर और लेबर पर। इसलिए अगर हम ब्रीफ में बोले तो वार के बाद मेन एम जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का, वो था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना और फुल एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करना इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक प्लेस पर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में सहमति बनी थी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एस्टैब्लिश किया ताकि वह मेंबर नेशन का एक्सटर्नल सरप्लस और डेफिसिट से डील करे। मतलब कि मेंबर नेशन के जो विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे होते हैं उनसे निपटने के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आम बोलचाल में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, उसको सेटअप किया गया ताकि वो फाइनेंस कर सके जो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है और कभी कभी तो इसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। इसी आधार पर पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को भी अक्सर ब्रेटन वुड सिस्टम कहते हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ थे, इन्होंने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया और इसका जो डिसीजन मेकिंग था वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और इसमें यूएस के पास सबसे ज्यादा पावर था, क्योंकि वो जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकता था। किसी के पास वीटो होने का मतलब ये है कि अगर जो है किसी प्रपोजल को उसे पास नहीं करना है तो उसका एक वोट ही काफी है उसको खारिज करने के लिए, चाहे बाकी के सारे मेंबर जो है इसके लिए नाराजी हों। तो ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था, ये एक ऐसा सिस्टम था जो नेशनल करेंसी और मॉनेटरी सिस्टम को जोड़ता था। और ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम था, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर बेस्ड था। इस सिस्टम में नेशनल करेंसी जैसे कि इंडियन रुपी, इसको डॉलर के साथ एक फिक्स एक्सचेंज रेट पर रखा जाता था, जैसे कि $1 के बदले जो है कितने रुपए देने होंगे। और ये जो व्यवस्था था ये फिक्स्ड रहता था। इसके अलावा डॉलर का जो मूल्य है वो भी गोल्ड के साथ फिक्स्ड रहता था और $1 की जो कीमत है वह 35 ऑन्स गोल्ड के बराबर फिक्स की गई थी। तो ये तो हमने वार के बाद क्या सेटलमेंट हुई ये देखा और साथ में ब्रेटन वुड्स के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि इन सब के बाद जो है अर्ली पोस्ट वार ईयर्स में क्या हुए। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन और जापान के लिए ट्रेड और इनकम में ग्रोथ के एक नए युग का शुरुआत किया।
इसके चलते 1950 से लेके 1970 के बीच जो है वर्ल्ड ट्रेड का जो विकास दर है वह 8% से भी ज्यादा रहा। इस दौरान इनकम में जो है 5% की दर से वृद्धि हुई, मतलब कि इंक्रीज हुआ। इसके अलावा ग्रोथ भी जो है मोस्टली स्टेबल रहा, बिना किसी ज्यादा फ्लक्चुएशन के। इन सब के अलावा ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह ऑन एन एवरेज 5% से नीचे रहा। तो हम देख सकते हैं कि काफी स्टेबिलिटी जैसा कुछ आ गया था। इन डिकेड में टेक्नोलॉजी और इंटरप्राइज का जो है वर्ल्ड वाइड फैलाव हुआ। उधर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बहुत ही जल्दी में थी ताकि वे एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज को कैच कर सके। इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलने वाले इंडस्ट्रियल प्लांट और इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने काफी कैपिटल इन्वेस्ट किया। इन्हीं सब के बीच हम देखते हैं कि डीकोलोनाइजेशन हुआ और बहुत सारे जो कंट्री हैं वो इंडिपेंडेंट बन गए। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है अभी भी यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंदर में था। लेकिन अगले 2 डिकेड में जो है एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर जो कॉलोनीज थे वे फ्री इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। हालांकि ये सभी देश जो हैं गरीबी और रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे थे। उनकी इकोनॉमीज और सोसाइटी जो है वो लंबे समय से चले कॉलोनियल रूल के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे, मतलब कि काफी खराब स्थिति में थे। उधर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो गठन है वह इंडस्ट्रियल कंट्रीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। इसलिए ये जो है कॉलोनीज में गरीबी की समस्या और डेवलपमेंट की कमी से निपटने के लिए इक्विप्ड नहीं थे, मतलब कि तैयार नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने जो है अपने इकोनॉमीज को रिबिल्ड किया उसके कारण ये देश जो हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं थे। इसी कारण 1950s के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने डेवलपिंग कंट्रीज पर पहले से भी ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि यूरोप और जापान जो है उन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं थे। वहीं कॉलोनीज के रूप में बहुत सारे लेस डेवलप्ड रीजन जो हैं वे वेस्टर्न एम्पायर के पार्ट रहे थे। और अब सबसे फनी पार्ट ये था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वह अपने पॉपुलेशन को पॉवर्टी से निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थी। और उन्हें गाइडेंस देने कौन आया? तो वो थे इंटरनेशनल एजेंसीज, जिसको डोमिनेट किया जाता था कॉलोनियल पावर के द्वारा। और इसमें फनी ये था कि इन्हीं कॉलोनियल पावर ने उन्हें ऐसा बनाया था और अब जो है ये उनकी सहायता करने आ रहे हैं। इन सब के अलावा डीकोलोनाइजेशन के बहुत सालों बाद भी जो कॉलोनियल पावर थे वो अभी भी वाइटल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स और लैंड पर जो है अपना कंट्रोल बनाए हुए थे और वे जो है अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं थे। वहीं कई बार तो अमेरिका जैसे अदर पावरफुल कंट्रीज भी अपने लार्ज कॉरपोरेशन के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्स को बहुत ही कम कीमत पर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको वेस्टर्न इकोनॉमीज के ज्यादा ग्रोथ होने से कोई फायदा नहीं हुआ, जो कि 1950s और 1960s में देखने को मिला। इसको देखते हुए उन्होंने आपस में मिलकर एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया और वो था द ग्रुप ऑफ 77, जिसे G77 भी कहा जाता है। और इस ग्रुप को इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि ये डिमांड कर सके एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए। इससे उनका मतलब एक ऐसे सिस्टम से था जिससे उन्हें रियल कंट्रोल नेचुरल रिसोर्स पर मिले, डेवलपमेंट के लिए अधिक सहायता मिले, रॉ मटेरियल के सही दाम मिले और डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट में बेटर एक्सेस मिले उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड को। तो ये सब सोच के उन्होंने G77 का एक ग्रुप बनाया। तो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो काफी सालों का स्टेबल और रैपिड ग्रोथ के बावजूद पोस्ट वॉर वर्ल्ड में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 1960s से ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट में कॉस्ट के बढ़ने के कारण यूएस का जो फाइनेंस और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ था वो वीक होने लगा। अब जो है यूएस डॉलर
वर्ल्ड के प्रिंसिपल करेंसी की तरह कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। साथ ही साथ गोल्ड की तुलना में जो है डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। इसी कारण जो फिक्स एक्सचेंज रेट चल रहा था वो कोलैप्स कर गया और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के रूप में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक्सचेंज रेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड की सुविधा के लिए नेशनल करेंसीज को लिंक करते हैं। मोटे तौर पर एक्सचेंज रेट जो है दो प्रकार की होती है, पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। जब एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है इंटरवीन करती है, तो ऐसे एक्सचेंज रेट को जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। अगर हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें तो इसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ये रेट जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, और ये जो है सरकार के इंटरवीन किए बिना जो है घटती बढ़ती रहती है। तो ये तो हमने एक्सचेंज रेट के बारे में अच्छे से समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर मिड 1970s से इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम में भी जो है काफी चेंजेस आ गए थे। पहले जो है डेवलपिंग कंट्रीज लोन और डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की सहायता लेती थी, लेकिन अब उन्हें फोर्स किया गया कि वे जो है वेस्टर्न कमर्शियल बैंक और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन ले। इसके कारण डेवलपिंग वर्ल्ड में जो है पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस आती रहती थी, मतलब कर्ज का जो संकट है वो पैदा होने लगता था, जिसके कारण इनकम में गिरावट आती थी और गरीबी जो है बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी यही समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या में फंसने लगा था, जो कि मिड 1970s से बढ़ने लगा और ये काफी हाई रहा 1990s तक। वहीं 1970s के आखिरी सालों से एमएनसीज जो है वो एशिया के ऐसे देशों में प्रोडक्शन शिफ्ट करने लगी जहां पर कम वेज देना पड़े। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो 1949 की रिवॉल्यूशन के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी से अलग थलग पड़ गया था। लेकिन चाइना में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोवियत यूनियन के कोलैप्स, इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश जो हैं वो दोबारा वर्ल्ड इकोनॉमी का अंग बन गए। चूंकि चीन जैसे देशों के जो वेज थे वे काफी कम थे, फलस्वरूप वर्ल्ड मार्केट पर कब्जा करने के लिए कंपीट कर रही फॉरेन एमएनसीज को इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना जो है अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन लगा। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि हमारे जो ज्यादातर टीवी, मोबाइल फोन और खिलौने हैं वो चीन में बनते हैं या वहां के जैसे लगते हैं? तो ये ज्यादातर जो चीजें हैं वो चाइना से इसलिए हैं क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वह लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि वहां के जो वेजेज होते हैं वे काफी कम होते हैं। मतलब वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो वेतन है वो काफी कम होता है। इसलिए ज्यादातर जो एमएनसीज होती हैं वे वहां जो है अपना कंपनी खोलना चाहती हैं ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट लगे वो काफी कम लगे। तो इस तरह से इंडस्ट्री को जो है लो वेज कंट्री में लोकेट करने से वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लो पर भी असर पड़ा। पिछले 2 डिकेड में इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे देशों की इकोनॉमीज में आए भारी बदलावों के कारण वर्ल्ड का इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वह पूरी तरह से बदल चुका है। तो हम देख सकते हैं कि एमएनसीज ने जो है ग्लोबलाइजेशन को काफी पुश दिया और अपने फायदे के लिए अक्सर वे लोकेशन वहां चुनते थे जहां पर उन्हें काफी कम वेज देना पड़े। इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।